Hi, this is Naid Khan. Welcome you all to our YouTube channel Excellencia Classes. Once again, I am your student with one more video. So let's start the video without wasting time. So let's get started. Let's start. सो एक बार फिर से मैं हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का टॉपिक भी है हमारा ओसी सब्जेक्ट से ही है और जो ऑब्जेक्टिव कैटेगरी है वो है स्टेट ट्रू और फॉल्स। स्टूडेंट्स, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम टाइम ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वालिफाइड एफिशिएंट एंड स्किल्ड वर्क फोर्स इज़ ऑलवेज इन अ सेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यस, इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट वो ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा? क्योंकि जो क्वालिफाइड और एफिशिएंट स्किल वर्कर्स होते हैं वो हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए असेट होते हैं, ठीक है। और सिमिलरली ऑन दी अदर हैंड अगर वो अनक्वालिफाइड है, इनएफिशिएंट है, तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बर्डन होते हैं और वो हम उनको लाइबिलिटी भी कह सकते हैं। बस इतना ही, बस याद रखना आप लोग। चलो फिर नेक्स्ट जाते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर। यस, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो आपके फर्स्ट चैप्टर से है स्टूडेंट, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं वो यूनिवर्सल इन नेचर होते हैं। नाउ व्हाट डज इट मीन्स? यूनिवर्सल इन नेचर मीन्स इट इज़ एप्लीकेबल इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स वेदर इट इज़ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज़ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉलोड इन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए स्टूडेंट हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? ट्रू होगा। नाउ नेक्स्ट वन, थर्ड वन, एन एंटरप्रेन्योर शुड नॉट बी रेडी टू वर्क हार्ड। नो स्टूडेंट्स, एंड बीइंग एन एंटरप्रेन्योर यू शुड ऑलवेज बी रेडी टू वर्क हार्ड। एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा हार्ड वर्क करने के लिए रेडी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हार्ड वर्क हम नहीं करेंगे तो हमारा जो वो गोल है हम अचीव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए स्टूडेंट ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? फॉल्स है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। होप सभी को समझ में आ रहा है। फोर्थ वन, ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर्स ओनली फ्रॉम वन सुपीरियर। ये हेनरी फ्योल जी ने कहा था कि हर ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर होंगे, हर एक मेंबर होंगे, उनको ऑर्डर सिर्फ एक और एक सुपीरियर दे। और ये था उनका प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। नाउ व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड? एज पर प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड स्टूडेंट ऐसा बोला गया था कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं इन दी ऑर्गेनाइजेशन, दे शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। मतलब अगर ये सुपीरियर है और ये दोनों एम्प्लॉयज़ है तो इनको जो ऑर्डर आने चाहिए वो एक ही सुपीरियर से आना चाहिए। क्यों? क्योंकि कैसे होगा? चलो देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 सुपीरियर है और यहाँ पे 2 एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। 2 एम्प्लॉयज़ है, देयर आर 3 सुपीरियर्स एंड 2 एम्प्लॉयज़। सो अगर इन 2 एम्प्लॉयज़ को ये सुपीरियर भी ऑर्डर करता है, ठीक है, इस एम्प्लॉय को ये सुपीरियर भी ऑर्डर करता है, ये सुपीरियर फिर ये सुपीरियर भी इस एम्प्लॉय को ऑर्डर करता है, देन ये सुपीरियर इस एम्प्लॉय को भी ऑर्डर करता है, फिर ये सुपीरियर इसको भी ऑर्डर करता है और इसको भी ऑर्डर करता है। सो इट विल क्रिएट कन्फ्यूजन। व्हाट काइंड ऑफ कन्फ्यूजन? देखो, एम्प्लॉयज़ को पता ही नहीं होगा कि किसको इनको रिपोर्ट करना है या उनका बॉस कौन है, ठीक है, हु इज़ द हायर अथॉरिटी। सो इट विल क्रिएट कन्फ्यूजन एंड ऑन दी अदर हैंड इट विल कंज्यूम टाइम, ठीक है। इसीलिए जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स होते हैं उनको ऑर्डर सिर्फ एक और एक सुपीरियर से मिलना चाहिए। और ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। इसीलिए स्टेटमेंट जो है स्टूडेंट वो ट्रू है। नाउ नेक्स्ट वन, एग्रो टूरिज्म कैन सपोर्ट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। यस, बेसिकली सॉरी इकोनॉमी। एग्रो टूरिज्म जो होता है वो सपोर्ट करता है एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में। क्यों? यू ऑल नो व्हाट इज़ एग्रो टूरिज्म, ठीक है। सो अगर एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है जस्ट लाइक इंडिया, तो अगर इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो एग्रो टूरिज्म जो है उसमें क्या करेगा? हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमारी जो इकोनॉमी वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। तो टूरिस्ट को हम क्या शो करेंगे? अगर हम जो हमारे रिलेटेड टू एग्रीकल्चर है अगर वो हम शो करेंगे तो इट विल क्रिएट अ गुड इम्प्रेशन। क्यों? क्योंकि हम उस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। सो इट इज़ एडवाइजेबल फॉर एवरी एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी गो फॉर एग्रो टूरिज्म। तो एग्रो टूरिज्म जो है वो एग्रीकल्चरल जो इकोनॉमी है उनको हेल्प कर सकती है। इसीलिए जो हमारा स्टेटमेंट है स्टूडेंट वो ट्रू है। नाउ नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन, स्टैंडर्ड्स आर नॉट सेट फॉर एवरी परफॉर्मेंस इन कंट्रोलिंग फंक्शन। नो स्टूडेंट्स, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि देखो कंट्रोलिंग
क्या होता है पहले हम ये समझते हैं कंट्रोलिंग में व्हाट हैपन बेसिकली। कंट्रोल मतलब क्या, हम कंट्रोल क्यों करते हैं, हम देखते हैं कि जो हमारी एक्टिविटीज़ है इट इज़ गोइंग एज पर प्लान और नॉट। सो फॉर एग्जांपल मैंने एक टारगेट सेट कर लिया, ठीक है। बेसिकली व्हाट हैपेंस इन कंट्रोलिंग, वी सेट अ टारगेट, ठीक है। हम एक टारगेट सेट करते हैं या स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल अभी सपोज एज अ स्टूडेंट हम एग्जांपल लेते हैं कि लाइक आपको एक ओसी का लॉन्ग आंसर लर्न करना है, तो आपने टारगेट सेट कर दिया कि आपको 30 मिनट्स में वो जो आंसर है वो लर्न हो जाना चाहिए बाय हुक और बाय क्रुक, ठीक है। उसके बाद में एक्चुअल आप देखोगे तो एक्चुअल सपोज कि यू टुक 45 मिनट्स, एक्चुअल में ऐसा हो गया रियलिटी में कि आपको वो क्वेश्चन लर्न करने के लिए 45 मिनट्स लग गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको कैसे पता चलेगा कि आप अपने प्लान के अकॉर्डिंगली जा रहे हो कि नहीं, मतलब कि आप अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर पा रहे हो कि नहीं, जब आप कंपेयर करोगे, जब आप टारगेट को एक्चुअल से कंपेयर करोगे। सो हियर यू कैन सी दैट कि आपका टारगेट सेट था 30 मिनट्स का, लेकिन आपने वो आंसर को कंप्लीट किया 45 मिनट्स में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने 15 मिनट्स एक्स्ट्रा ले लिया है। तो क्या होगा, कुछ नहीं, ये डेविएशन है, यू विल ट्राई टू करेक्ट दैट डेविएशन। सो दिस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग स्टूडेंट, कि जो कुछ भी आपने टारगेट सेट किया है विद इन द टाइम लिमिट कर पाओ। तो यहाँ पे हमने 15 मिनट्स जो है वो एक्स्ट्रा स्पेंड कर दिए हैं। तो इसी को वी विल ट्राई टू कंप्लीट, वी विल ट्राई टू करेक्ट, ठीक है। तो दैट्स वाई इट इज सेड दैट स्टूडेंट के स्टैंडर्ड्स में जो है हमारे कंट्रोलिंग फंक्शन में स्टैंडर्ड सेट होते हैं। अगर आप किसी भी फंक्शन को कंट्रोल करना चाहोगे, वेदर इट इज़ योर स्टडी, वेदर इट इज़ योर टाइम डिवोशन टू सोशल मीडिया और एनीथिंग, कंट्रोलिंग फंक्शन में स्टैंडर्ड सेट होते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आप स्टैंडर्ड सेट नहीं करोगे आप एक्चुअल से कंपेयर नहीं कर पाओगे, और एक्चुअल से कंपेयर नहीं कर पाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर पा रहे हो या नहीं। इसीलिए हमारा जो आंसर है वो फॉल्स है स्टूडेंट। नेक्स्ट है बिजनेस सर्विसेज आर इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ बिजनेस। यस, अब पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज बिजनेस सर्विसेज। तो स्टूडेंट बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच हेल्प फॉर द स्मूथ फ्लो और स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है। अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से कंडक्ट करने के लिए जो सर्विसेज की हमें ज़रूरत होती है उसको हम कहते हैं बिजनेस सर्विसेज। अब ये क्या होता है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ठीक है, टेली कम्युनिकेशन, ये सब इसमें आ गया। तो ये सारी जो सर्विसेज होती है हमारे बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए हमें हेल्प करती है। इसीलिए स्टूडेंट हमारा जो आंसर होगा वो ट्रू होगा। नाउ नेक्स्ट वन, NEFT स्टैंड फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नो, हियर N स्टैंड फॉर नेट स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो हमारा N होता है वो डिनोट करता है नेट, ना कि नेशनल, इसीलिए जो हमारा आंसर है वो फॉल्स होगा स्टूडेंट्स। Now next one, C2B, that is customer to buyer, stand for transaction between consumer and business. Yes, ये C stand for your consumer and B stand for the business. यहाँ पे क्या होता है, जो consumers होते हैं वो business को services provide करते हैं। ये true है, example ले सकते हो आप, bidding ले सकते हो, auction ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन है 10th वन है हमारा, द टर्म ई बिजनेस इज डिराइव फ्रॉम द टर्म ई मेल एंड ई कॉमर्स। ये स्टूडेंट जो ई बिजनेस टर्म है वो डिराइव हुआ है ई मेल से एंड ई कॉमर्स से। क्यों? क्योंकि देखो बिजनेस बेसिकली है हमारा ट्रेड है, ठीक है, बाइंग सेलिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, बट वी आर यूजिंग हियर E stand for the internet. Basically, you are using the internet facilities to conduct your business, to run your business. So we all know that in internet, if you want to do the business, to coordinate or to connect with your customers, डेफिनेटली करस्पॉन्डेंट जिसको हम कहते हैं, आपको लेटर्स की ज़रूरत होगी, आपको नोटिफिकेशंस की ज़रूरत होगी, आपको इन्फॉर्मेशन ड्राफ्ट करने की ज़रूरत होगी, तो इसीलिए आपको ईमेल की भी ज़रूरत पड़ेगी। सो आपका जो ई बिजनेस टर्म है स्टूडेंट, येस वो डिराइव हुआ है टर्म ईमेल से एंड ई कॉमर्स से, इसीलिए आंसर ट्रू होगा। 11th है हमारा CSR। अंडर CSR द कंपनी वुड स्पेंड नॉट लेस देन 4% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट। CSR स्टैंड फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे आंसर फॉल्स होगा क्योंकि यहाँ पे जो स्पेंडिंग है स्टूडेंट्स वो 2% है, 4% नहीं है, इसीलिए हमारा जो आंसर है वो फॉल्स होगा। देन नेक्स्ट है मीडिया डज नॉट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पब्लिक लाइफ। फॉल्स, इट्स फॉल्स स्टूडेंट, क्योंकि मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है ह्यूमन लाइफ पे। आप किसी भी चीज़ को ले लो, कैसे मीडिया के थ्रू ही हम इन्फ्लुएंस होते हैं, जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है, बहुत सारे आइडल है, बहुत सारी हैपनिंग्स है, उसके थ्रू हमारी जो लाइफ होती है वो अफेक्ट होती है। मीडिया जो होती है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ह्यूमन लाइफ में, पब्लिक लाइफ में, इसीलिए जो आंसर है स्टूडेंट वो फॉल्स होगा। नेक्स्ट वन, विद द हेल्प ऑफ
आउटसोर्सिंग कंपनी कैन नॉट फोकस ऑन कोर एरियाज। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखो, आउटसोर्सिंग का मीनिंग मैंने बताया था। आउटसोर्सिंग मतलब क्या होता है कि आउटसोर्स कर देना अपनी कुछ बिजनेस एक्टिविटीज़ को जो रूटीन इन नेचर होता है वो किसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी को। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, स्पेशलाइज्ड एजेंसी को अपना जो बिजनेस एक्टिविटी है वो क्या कर रहे हो, वो ट्रांसफ़र करो। मतलब कि आप उनको दे रहे हो कि भाई आप ये काम करो। क्यों? क्योंकि दे आर स्पेशलाइज इन दैट फील्ड। ठीक है, क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप जो टाइम उसमें देने वाले थे, आप वो टाइम जो आपके कोर बिजनेस एरियाज़ है आप उन पे फोकस कर पाओ। तो इसीलिए स्टूडेंट आउटसोर्सिंग जो होता है वो हमें इनफैक्ट हेल्प करता है टू फोकस ऑन द कोर एरियाज़। मुझे वो जो है वो कोर एरियाज़ में फोकस करने के लिए हेल्प करता है आउटसोर्सिंग, ना कि ये हमारा फोकस हटाता है। इसीलिए स्टूडेंट जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा आंसर जो होगा वो फॉल्स होगा। Next one, the public interest litigation means legal action initiated in a court of law regarding a matter of general public interest. Here public interest litigation मतलब जो जनहित याचिका होती है स्टूडेंट, इसका मतलब पहले मैं आपको बता दूं क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे कोई वीकर सेक्शन है जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाता है, ठीक है, कोई एक ऐसा तबका है, कोई ऐसा सेक्शन है सोसाइटी का जो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाता है, तो अगर मुझे लगता है कि मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ तो मैं उनके लिए स्टैंड ले सकती हूँ। तो ये क्यों है? क्योंकि ये जनहित के लिए है, ये लोगों के हित के लिए है। सो लीगल एक्शन लिया जा सकता है। मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है वो ही लिटिगेशन फाइल करे, ऐसा नहीं है। अगर मुझे लगता है कि कोई सेक्शन है वो लिटिगेशन फाइल नहीं कर पा रहा है तो उसके बिहाफ पे हम भी कर सकते हैं, और वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और या फिर वो एक ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है। नेक्स्ट वन स्टूडेंट, तो इसीलिए हमारा जो आंसर है वो ट्रू रहेगा। नाउ 15 स्टूडेंट, CERC कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च सेंटर, इसका फुल फॉर्म है, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन। येस, ये करेक्ट है स्टूडेंट, ये ट्रू है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये NGO है, ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करती है। पब्लिक इंटरेस्ट मतलब कि ये देखती है कि कोई एडवर्टीजमेंट, जैसे कि टोबैको के एडवर्टीजमेंट होते हैं, ये सब वो लोग बैन करते हैं। फिर ये दे मेक श्योर कि जो अकाउंटेबिलिटी है बिजनेस में जो भी है उनकी सारी ट्रांसपेरेंसी रहे, मतलब सारी चीज़ें आपको सच बताई जाए, और कंज्यूमर्स को लेकर, सोसाइटी को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर ये सब कंसर्न शो करती हैं। तो ये सारी चीज़ें ये लोग देखती हैं, इसीलिए ये ट्रू है। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट एंड सेकेंड लास्ट, मार्केट में भी डिफाइन एज एग्रीगेट, मतलब टोटल होता है डिमांड बाय पोटेंशियल बायर्स फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। यस, मार्केट एक प्लेस है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स मिलते हैं और प्रोडक्ट का एक्सचेंज टेक प्लेस, इसीलिए इसका आंसर होगा ट्रू। और 17th है, द एरिया कंसेप्ट ऑफ मार्केट इज रिलेटेड टू द एक्सचेंज कंसेप्ट। नाउ व्हाट इज दिस? देखो, हमारा जो है मार्केटिंग का डिफरेंट कंसेप्ट देखा था स्टूडेंट्स हम लोगों ने, तो उसमें से ही है एरिया कंसेप्ट एंड एक्सचेंज कंसेप्ट। देखो, एक्सचेंज कंसेप्ट में बेसिकली फोकस होता है प्रोडक्ट पे, एरिया कंसेप्ट भी ऐसे ही होता है। एरिया कंसेप्ट में क्या होता है कि बायर्स एंड सेलर जो होते हैं वो एक एरिया डिसाइड कर लेते हैं, और वो एरिया में वो लोग क्या प्राइस चार्ज करेंगे वो भी वो लोग डिसाइड कर लेते हैं। सो डेफिनेटली इट इज़ रिलेटेड टू द व्हाट एक्सचेंज कंसेप्ट ओनली, एक्सचेंज ऑफ गुड्स ओनली। इसीलिए जो एरिया कंसेप्ट है स्टूडेंट वो रिलेटेड टू एक्सचेंज कंसेप्ट है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लेस होता तो फिर ये आंसर हमारा फॉल्स होता, इसीलिए हमारा जो आंसर है स्टूडेंट वो ट्रू है। थैंक यू सो मच। I hope you like the explanation of this video. स्टूडेंट ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। Once again I repeat, if you people have any doubt regarding any topic or any subject, you can ask me in the comment box. मैं आशा करती हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर दोगे तो क्या होगा, जब भी हम कोई भी नोटिफिकेशन अपलोड करेंगे तो उसकी जो जानकारी होगी, उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, आपको पहुंच जाएगी, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट। टेक केयर, बाय बाय।